हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सी दीपक दौलतनी। जैसे कि आपका 12 सीबीएसई का पूरा सिलेबस या ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा स्कूल्स में या कहीं क्लासेस में, ठीक है। अब मिड टर्म भी एग्जाम हो गई या चल रही है, कुछ बच्चों की हो गई है, कुछ बच्चों की चल रही है। सब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये है जो हमने पहले चैप्टर्स पढ़े, लाइक जो मार्च अप्रैल में पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, वो चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं वो उसके कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बैठे इन चैप्टर्स की, तो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, तो हमारा पूरा प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं हो रहा है एंड हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन लेके हम जितने भी चैप्टर्स है उसके रिवीजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब लेके आ रहे हैं। एक नहीं, तीनों सब्जेक्ट के, अकाउंटेंसी, इको एंड बीएसटी। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एवरी डे हमारा एक लेक्चर, रिवीजन लेक्चर लेना है, पूरा देखना है एंड उसके बाद इमीडिएटली कुछ टाइम तक आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्रैक्टिस भी होगी, स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने से क्या बेनिफिट होगा सर? आप 3 आवर्स में पूरे 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर पाओगे। एंड इसके बाद पूरे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद, पूरे रिवीजन लेक्चर्स हमारे कंप्लीट होने के बाद, ईच एंड एवरी चैप्टर पे हम वन शॉट वीडियो लेके आएंगे। जिसी को 1 आवर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो वन शॉट पे जाइए, अगर से पूरे डिटेल में थोड़ा देखना है तो पार्ट्स वाले भी रिवीजन लेक्चर दे सकते हो। आई एम श्योर हूं कि आपको इस लेक्चर्स का बहुत हेल्प होने वाला है। आप सब पूरा लेक्चर देना, टिल एंड तक आपको देखते रहना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। एंड उसके बाद हम गुडविल पे जाएंगे, गुडविल के बाद पीएसआर, ऐसे करते करते पार्टनरशिप का पूरा बुक कवर करेंगे एंड बाकी बुक धीरे धीरे उसके बाद कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल, हमारा फर्स्ट लेक्चर। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इसका बेसिक बताना बहुत जरूरी है। मतलब सर, पार्टनरशिप होता क्या है, ये आपको बहुत जरूरी है समझना। आपको अगर पार्टनरशिप समझ में आ गई तो इसके फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाकी चैप्टर भी, बाकी कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। जैसे कि पार्टनरशिप फंडामेंटल क्या है, हमारा एक बेस है, पूरी पार्टनरशिप का बेस है। ये फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है बहुत, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, वो कॉन्सेप्ट समझना है, एंट्री समझनी है एंड जिसका यूज आगे के चैप्टर जैसे पीएसआर, गुडविल एंड देन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, इन सब में यूज होने वाला है। तो इसको हमें पूरा बेस बनाना है, अच्छे से बनाना है, इसको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए अभी सबसे पहले आपको समझना है कि पार्टनरशिप है क्या। तो एक एग्जांपल की तरह स्टार्ट करूंगा। एक जेरी नाम का पर्सन है, आपको पता होगा कौन है जेरी। जेरी एक कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है। उसने क्या किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया चीज का। उसको चीज बहुत पसंद है तो उसने चीज का एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एंड इसके ड्रीम्स जो है ना, बहुत है, बहुत बड़े सपने हैं इसके कि मेरा बिजनेस काफी क्रोर्स में टर्नओवर, क्रोर्स में प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। बट बिजनेस को कैसे ग्रो करवाना है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, इसका जो कैपिटल है एक लिमिटेड है। क्योंकि बिजनेस अगर से ग्रो करना है, जितना ज्यादा ग्रो करना है उतना तो पैसा लगाना पड़ेगा, उतने फंड्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जितना फंड्स इन्वेस्ट करोगे उतना अपना बिजनेस ग्रो होते जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रही है इसके साथ, रिस्क जो है अकेला उठा के बैठा है। अगर से कुछ ऊपर नीचे होता है तो पूरा रिस्क किसका है? जेरी का है, ठीक है। एक दूसरा प्रॉब्लम। एंड देन जो इसका मैनेजमेंट है, मतलब पूरा मैनेज कौन कर रहा है? अकेला जेरी, ये अकेला ही मैनेज कर रहा है। एंड बाकी जो अदर टास्क है, लाइक फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, तो ये सब भी खुद ही हैंडल कर पा रहा है। तो इसमें ही उसको खुद को टाइम मिल ही नहीं रहा है बाकी ग्रो करने के लिए। बाकी चीजों पे कैसे ग्रो करना है और सेल को कैसे बढ़ाना है, उन सब चीजों पे फोकस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, इसका एक फ्रेंड है टॉम। तो जेरी ने क्या किया, अपने फ्रेंड टॉम को कॉल लगाया कि टॉम भाई, मेरा मस्त एक बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा सेटअप अच्छा बना हुआ है, ज्यादा कुछ करना नहीं है एंड प्रॉफिट भी हो ही रहा है, बट हमें उसको ग्रो करना है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ। पार्टनरशिप मतलब आप यही बिजनेस हम दोनों साथ में चलाएंगे, ठीक है। तो टॉम ने एग्री किया। जस्ट क्या किया, टॉम ने एग्री तो किया, वो भी अपना कैपिटल लेके आया,
उसने भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की, तो मतलब क्या हो गया, कैपिटल हमारा इंक्रीज हो गया, फंड्स आ गए तो हम और इन्वेस्ट करके इसको एक्सपांड कर पा रहे हैं। देन जो रिस्क था उन दोनों में डिवाइड हो गया, तो इसका भी सॉल्यूशन निकल गया। एंड जो टास्क थे इतने सारे, बहुत सारे जो टास्क थे, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग जो टास्क थे ना, इन दोनों में डिवाइड हो गया। ऑफ कोर्स इनके पास, दोनों के पास टीम है, टीम का प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवरऑल रिव्यू पहले अकेला करता था, अब ओवरऑल रिव्यू कौन करेगा, ये दोनों। डिसीजन कौन ले पाएंगे, ये दोनों मिलके ले पाएंगे, ठीक है। एंड इसमें दोनों मिलके भी काम कर सकते हैं। सपोज ये इनकी पुणे में ब्रांच है, पुणे में ऑफिस है या पुणे में बिजनेस है, दोनों मिलके पुणे में काम कर सकते हैं। एंड इनका अगर कोई क्लाइंट बैठा है दिल्ली में, तो दोनों ऑफ कोर्स नहीं जा पाएगा, तो एक आधा अगर से जा भी रहा है, टॉम जा रहा है वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, साइन करके आ रहा है, तो क्या कर रहा है, टॉम इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर, तो मतलब साथ में मिलके भी काम कर सकते हैं या कोई ऑन बिहाफ ऑफ अदर भी काम कर सकता है। तो यही हमारा क्या बोलते हैं इसका, पार्टनरशिप। बेसिकली दो लोग या दो से ज्यादा लोग साथ में आना, बिजनेस करना, प्रॉफिट अर्न करना, एग्रीमेंट में आना, काम करना, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो देखिए अभी इसकी डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। अभी इस पार्टनरशिप में बोला गया, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रखना है आपको। मतलब सर क्या है, ये कौन सी एक्ट है? जैसे कि कंपनीज में, जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, तो उन कंपनीज को कौन हैंडल करता है, कौन रेगुलेट करता है? इंडियन कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 जो आया है वो रेगुलेट करता है। पहले वो 1956 था, अब वो चेंज हो गया 2013 हो गया। सिमिलरली इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं उनको कौन रेगुलेट करते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो रेगुलेट करता है। तो सिमिलरली पार्टनरशिप जो भी है, जितने भी पार्टनरशिप फर्म है इंडिया में, उनको कौन रेगुलेट करेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में एक डेफिनेशन दी, क्या बोला? पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन पर्संस, ठीक है, लोगों के बीच में कुछ रिलेशन है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जिन्होंने एग्री किया कि प्रॉफिट शेयर करेंगे ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस चला रहा है, और वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलके काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहा है, कोई और मतलब पार्टनर देखा जाए काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, अदर पर्संस, ठीक है। तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जैसे हमारे एग्जांपल में टॉम दिल्ली गया था, दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट एड किया ऑन बिहाफ ऑफ जेरी के लिए, मतलब जो भी एक्शन टॉम ने लिए वो ऑटोमेटिकली किसको बाइंड हो जाएंगे? जेरी को भी बाइंड हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा डेफिनेशन बताता है पार्टनरशिप का, ठीक है। चलो अब इसमें मैंने कुछ टर्म्स यूज किया, वो बताता हूं क्या होता है। पहली बात तो पार्टनर्स, मतलब जो लोग एंटर करें, जैसे टॉम एंड जेरी इंडिविजुअली अगर से बोले तो वो क्या बोलेंगे हम उनको? पार्टनर्स, इंडिविजुअली, ठीक है। तो क्या बोला है? पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। दूसरा टर्म होगा फर्म, इन्हीं लोगों को साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो कलेक्टिवली अगर से बोले इनको कलेक्टिवली, तो उनको बोलते हैं हम फर्म। तो पर्सन्स, वापस पर्सन ही वर्ड यूज हो रहा है, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर कलेक्टिवली, सेम लाइन टू लाइन, बस यहाँ पे क्या बोला है? इंडिविजुअली पार्टनर बोलेंगे एंड कलेक्टिवली फर्म बोलेंगे। अब जिस नाम से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, कोई ना कोई नाम होता है हमारे बिजनेस का, जैसे हमारा नाम है फाइनेंस कॉन्सेप्ट एकेडमी, तो कोई ना कोई बिजनेस का नाम होता है, तो इनका भी तो नाम होगा, ठीक है। तो जो नाम से उन्होंने एंटर किया है, जो नाम उन्होंने बनाया अपने फर्म का, उसको बोलते हैं फर्म नेम। द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन, जिस नाम पे हमारा बिजनेस चल रहा है उसको हम बोलते हैं फर्म नेम। ऑल क्लियर? आई होप डेफिनेशन प्लस ये टर्म्स जो आपके क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेचर ऑफ पार्टनरशिप, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है, दम में कॉन्सेप्ट है। मुझे एक बात बताओ, 11th में जो था, यहाँ पे हम किसको सोल प्रोप्राइटर की एंट्री कर रहे थे, मतलब समझो टॉम ही पकड़ो, ठीक है। टॉम अकेला जब बिजनेस कर रहा था, ठीक है, तब ये टॉम अलग, टॉम ने अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो अलग। तो मतलब सर क्या बोलना चाहते हो? तो मतलब ये टॉम जब बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है तो हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस की, नॉट टॉम की, इसकी पर्सनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम बोल रहे थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया कि बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट एंड अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। ये कॉन्सेप्ट हमें 11 में सीख चुके हैं। अब यहां पे स्लाइटली चेंज है, मतलब एक एडिशन है।
पहले मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं, फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों ने, किन्होंने, टॉम एंड जेरी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, ठीक है, मुंबई में जाके एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था जिसको ये लोग फुलफिल नहीं कर पाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में हो गया। तो मुंबई की जो पार्टी है, इन लोगों पे अब फ्रॉड हो गया एक टाइप का। तो मुंबई वालों ने क्या किया, इन दोनों पे केस कर दिया, केस फाइल कर दिया। अब ऑफ कोर्स पुलिस आएगी, केस रजिस्टर हो गया, पुलिस आ गई, तो पुलिस इन दोनों के पीछे लग गई। टॉम एंड जेरी को पकड़ा कि चलो आपके नाम पे वारंट है, आपको हम अरेस्ट करेंगे, आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो टॉम एंड जेरी क्या बोल रहे हैं, भाई हम लोग सिर्फ काम करते हैं, हम लोग अलग है, हमारी फर्म को जाके पकड़ो। समझो इनकी फर्म का नाम है टीएनजे कंपनी, राइट, या टीएनजे एसोसिएट, जो भी फर्म का नाम है, तो इस फर्म को जाके पकड़ो। पुलिस 2 मिनट देखते बैठी, अच्छा हमको सिखाएंगे, ये फर्म जो है उनको हम अरेस्ट करें। भाई इस केस में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, नेचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या बताया गया है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म एंड देयर पार्टनर्स, देयर ओनर्स बोथ आर सेम, अलग नहीं है। तो अगर से कुछ भी एक्शन लिया जाएगा फर्म में, तो कौन लायबल हो जाएंगे, उसके पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे, पूरी एक्शन हमारे पार्टनर्स के ऊपर होगी। तो ये हो गया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली यहां पे क्या बोलना चाहता हूं मैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में पार्टनर्स जो है हमारे एंड फर्म, ठीक है, जो फर्म है इनकी, बोथ आर सेम, ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सेम ही है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, फिर ये जो हमारे दो पार्टनर है टॉम एंड जेरी, इनकी जो फर्म है बोथ आर सेपरेट, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। एंड जो अकाउंटिंग होगी इनके पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग होगी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है। 11 में सिर्फ एक ही था क्योंकि सिंगल ओनर था, वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, एंड अकाउंटिंग जो हम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। बट यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेम, जो भी एक्शन लिया जाएगा पार्टनर्स के अगेंस्ट में लिया जाएगा, सेवरली दोनों लायबल होते हैं हर एक एक्शन पे। बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर एंड फर्म बोथ आर सेपरेट, एंड जो भी अकाउंटिंग हम करेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, नॉट फ्रॉम ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सर मतलब क्या है, फीचर्स, कैरेक्टर्स मतलब फीचर्स, मतलब एक भी अगर से फीचर इसमें से, मतलब कुछ फीचर्स या एक भी फीचर्स अगर से मिस रहा इसमें एग्रीमेंट में से या पार्टनरशिप में से, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप अगर से इनको बोलना है कि ये पार्टनरशिप है, तो ये फीचर मस्ट है, ये होने ही चाहिए। फर्स्ट फीचर, 2 और मोर पार्टनर। देखो हमारा जो इंडियन, मैं अभी आईपीए वर्ड यूज करूंगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, अब वर्ड यूज करूंगा मैं आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट ने बताया कि मिनिमम, एक्ट ने बताया मिनिमम 2 पर्सन्स, मतलब 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स अकेला पार्टनर तो बन नहीं पाएगा, मिनिमम 2 लोग चाहिए। बट जब बात आई मैक्सिमम की, बात क्या आई मैक्सिमम की, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया साइलेंट, इसने कुछ नहीं बोला इसके बारे में, मैक्सिमम के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बात ही नहीं कर रहा है। अब क्या हुआ सीन, कंपनीज एक्ट जो रिवाइज हुआ, जो हमारा आया कंपनीज एक्ट, कब आया 2013 में, पहले 1956 में था, अब रिवाइज कंपनीज एक्ट आ गया। उसने देखा कि काफी टाइम से मैक्सिमम पार्टनर कितने भी बने जा रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया, एम्पावर किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट लोग, आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि मैक्सिमम पार्टनर इंडियन पार्टनर मतलब पार्टनरशिप में कितने होंगे, बट सब्जेक्ट टू 100। इन्होंने क्या बताया कि पार्टनर आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, बट उन्होंने बोला कि लिमिट 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स, ये पावर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया,
रूल 10, कौन सा? रूल 10 ऑफ मिसलेनियस रूल, मिसलेनियस रूल उसमें 2014, कौन सा? 2014 में कुछ मिसलेनियस रूल आए थे, उन्होंने रूल 10 है इसमें उन्होंने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया कि इस रूल 10 में अपडेट किया कि मैक्सिमम पार्टनर हो गए 50, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो बेसिकली समराइज करूं, कंपनीज एक्ट बताता कि मैक्सिमम पार्टनर कितने, मतलब उन्होंने पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप लोग डिसाइड करो कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, बट सब्जेक्ट टू 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 के नीचे कितना भी रखो। सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल 10 मिसलेनियस रूल 2014 जो आया था कंपनी सेट का, उन्होंने क्लियर किया 50 पार्टनर मैक्सिमम हो गए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब कुछ और उसके कॉन्सेप्ट, कौन कौन पार्टनर बन सकता है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है कि सब लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं 1872, बट कुछ लोग नहीं, जैसे कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब जो पर्सन अपनी कैपेसिटी में नहीं है या अभी फिलहाल वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, राइट, वो है ही नहीं, वो अनसाउंड माइंड है। साउंड नॉलेज मतलब उसके पास नॉलेज भी नहीं है और वो उसमें क्या बोलते हैं उसके कैपेबिलिटी नहीं है उसकी, फिलहाल वो कोई डिसीजन ले पाया, क्योंकि पार्टनरशिप में चाहिए बड़े डिसीजन, तो उसमें है ही नहीं वो, तो उसको मना किया गया है। एंड देन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो मतलब कोर्ट ने बोला है कि इन लोगों से जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना है, तो इसको बोलते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ। पक्का इन्होंने कुछ इलीगल काम किया होगा, कुछ फ्रॉड किए होंगे, इनके ऊपर केस चल रहे होंगे, इसी वजह से उनको डिस्क्वालिफाइड किया। और एक और है माइनर, ठीक है, माइनर का पार्टनरशिप में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। देखिए अभी सर आपने 3 बताया, बट माइनर के लिए एक अलग से प्रोविजन बताता हूं कि माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? आंसर इज यस। आंसर क्या है? यस, वो पार्टनर बन सकता है, बट ओनली फॉर बेनिफिट्स, मतलब प्रॉफिट हो गए तो ही हम शेयर करेंगे, लॉस में हम आगे नहीं आएंगे। प्रॉफिट दो मुझे, मतलब सिर्फ बेनिफिट्स होंगे पार्टनरशिप में, प्रॉफिट्स होंगे हम शेयर करेंगे, मतलब माइनस शेयर करेगा बेसिकली। लॉसेस आएंगे तो माइनस हम नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है, इतना। माइनर मतलब कौन? जो बिलो 18 है। बट इसके लिए एक और चीज बताइए, माइनर जब 18 का हो जाएगा, मतलब मेजर हो गया, राइट, अडल्ट पार्टनर हो गया, तो उसके पास एक विंडो दी गई है 6 मंथ्स की। उसको बोला गया कि ये 6 महीने, वंस यू बिकम मेजर, मतलब एक बार माइनर आप एडल्ट पार्टनर हो गए, 18 की एज के हो गए, आपके पास 6 मंथ है, डिसाइड करना है कि आपको पार्टनर रहना है कि नहीं रहना है। उसने बोला यस ओके रहना है, तो जब से वो एडल्ट पार्टनर बना है, जब से 18 क्रॉस किया है, तब से लेकर जितने भी लॉसेस लायबिलिटी नॉर्मल एडल्ट पार्टनर जैसा ट्रीट किया जाएगा। बट 6 मंथ विंडो क्लोज हो गए, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो जब से वो पार्टनर बना, से फॉर एग्जांपल 17 की एज से वो पार्टनर बना है, तब से लेकर उसको नॉर्मल पार्टनर के जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो बेसिकली 6 मंथ के अंदर डिसाइड करना है कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। कंटिन्यू किया तो 18 की एज के बाद का नॉर्मल पार्टनर ट्रीट किया जाएगा, नहीं किया तो वो छोड़ के जा सकता है, मतलब नहीं बोला तो। 6 मंथ विंडो क्लोज हो गए, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो जब से वो पार्टनर बना है तब से लेकर जो भी लॉसेस लायबिलिटी है सबके लिए वो लायबल हो जाएगा, नॉर्मल पार्टनर ट्रीट किया जाएगा तब से लेकर जब से वो पार्टनर बना है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2 और मोर पार्टनर्स। ठीक है, चलो क्या बोला इस पे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए? 2। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बताया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज साइलेंट ऑन मैक्सिमम पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनर के बारे में साइलेंट है। तो कंपनीज एक्ट 2013 उसमें सेक्शन है 464, एम्पावर्स, मतलब 464 में पावर दिया है, एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू 100 के ऊपर नहीं जाने चाहिए। The central government has prescribed maximum number of partners to be 50. While Rule 10 of companies miscellaneous rules 2014, तो miscellaneous rule जो आए थे 2014 में, 2014 में, उसमें कंपनी एक्ट ने बोला कि हम बताते हैं कि 50 पार्टनर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। माइनर कैन बी पार्टनर इन द फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नॉट फॉर लॉसेस। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया और पूरी एक्ट में क्या लिखा है वो भी आपको बताया मैंने। सेकेंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी एग्रीमेंट, जो हमारी एग्रीमेंट मतलब होता क्या है सर?
ऑफ कोर्स जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, पार्टनर टॉम एंड जेरी का एग्जांपल लेता हूं वापस, तो टॉम एंड जेरी ने जो भी टर्म्स, कितना कैपिटल लेके आना है, कितना प्रॉफिट शेयर करना है, राइट, सैलरी कौन लेगा, कमीशन किसको मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, बाकी जो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन रहे, तो ये सब चीजें कहाँ लेके जाती है, एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट दो टाइप की है, एक ओरल एंड रिटन। ओरल मतलब वर्बल एग्रीमेंट, मतलब वर्बली उन्होंने बोला हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया है, एग्री किया है, एंड दोनों के दोनों क्या है, वैलिड है। ऐसा नहीं मैं सोचना कि वर्बल एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, वो भी वैलिड है जब तक वो मान के चल रहे हैं, मतलब वो एग्री हो रहा है एक चीज पे, ठीक है। बट प्रेफर किसको किया जाता है, रिटन एग्रीमेंट को, ठीक है। एंड रिटन एग्रीमेंट होना कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्ट महाराष्ट्र, तो आप रिटन एग्रीमेंट भी कंपल्शन नहीं है एक चीज, तो दोनों टाइप की एग्रीमेंट वैलिड है। बट रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक स्टैम्प पेपर के साथ हमारी पूरी पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है, उसमें पूरे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिटन एग्रीमेंट, एंड उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। तो ये इतना सा पॉइंट है एग्रीमेंट का, आगे और धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा इसके बारे में। चलो अब आते हैं थर्ड, बिजनेस। ये देखो मैंने क्या बोला आपको कि पार्टनरशिप अगर से मानना कि पार्टनरशिप है तो सब फीचर्स होने चाहिए, तो दो तो फीचर्स कंप्लीट हो गए। थर्ड पे आ गया बिजनेस, कि अगर से पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं है तो उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। एग्जांपल सर, अगर से कुछ लोग मिलके नॉन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, मतलब एनजीओ चला रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए देख ही नहीं रहे ना, वहां पे कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, डोनेशन आता है, थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस होता है, जो भी प्रॉफिट ऑन होता है, जो भी डोनेशन हम जिसको भी मेंबर्स से या जो लोग हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको पैसा दिया जाता है, तो वहां पे कोई बिजनेस का एंगल दिख ही नहीं रहा है, तो एनजीओ हमारे पार्टनरशिप में नहीं आएंगे। दूसरा सर एग्जांपल, अगर से समझो इनमें दो लोगों ने, ठीक है, दो लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी ली है इन दोनों लोगों ने, टॉम या दूसरे कोई पार्टनर है पी एंड क्यू ने, दोनों ने प्रॉपर्टी ली जो कि 1 करोड़ की थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रेंट आ रहा है वो शेयर कर रहा है, प्रॉपर्टी में से रेंट आ रहा है जो शेयर कर रहा है, समझो रेंट आ रहा है 50,000 60,000, तो 30 ये ले रहा है एक पी एंड 30 क्यू ले रहा है, तो सर ये पार्टनरशिप है, ये भी पार्टनरशिप है, इसको सिंपल को ओनरशिप बोलेंगे, मतलब प्रॉपर्टी बाय करना, रेंट अर्न करना, एप्रिसिएशन का बेनिफिट उठाना, तो इसको हम सिंपल बोलेंगे ओनरशिप, नॉट पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। एक और एग्जांपल बताता हूँ कि ए एंड बी ने कोई मोबाइल परचेस किया है, ठीक है, मोबाइल परचेस किया, समझो वो परचेस की 50,000 की, एंड किसी को इन्होंने सेल किया 60 में, जिसको नॉलेज नहीं था मोबाइल का, तो 60 में सेल करके आ गया, उसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 5,000 लेके चले गए दोनों, तो सर पार्टनरशिप है नहीं, ये तो वन टाइम एक्टिविटी ना, बिजनेस में तो कंटिन्यूअस बिजनेस चाहिए, तो हम मानेंगे कि पार्टनरशिप चल रही है। तो प्रॉपर लॉफुल बिजनेस, इलीगल अनलॉफुल बिजनेस नहीं चलेंगे, तो क्या बोला, द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस मेयर को ओनरशिप, क्या बोला है, मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप, वो ओनरशिप अगर से बोलोगे किसी प्रॉपर्टी का तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर। अब आते हैं म्यूचुअल एजेंसी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल, डेफिनेशन में देखा था, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेसिकली मैं इसमें बोलना चाहूँ, जो पार्टनर्स है दो कैपेसिटी में काम करता है, एक एजेंट एक प्रिंसिपल, दोनों कैपेसिटी में काम करता है। तो एजेंट कब बनेगा, ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड देयरबाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स, मतलब मैंने बताया था कि दिल्ली में जाके क्या कर रहा टॉम, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर, तो जो भी उसने एक्शन लिया है तो उस एक्शन पे कौन बाइंड हो जाएगा, जेरी ऑटोमेटिक। तो अभी कौन हो गया, टॉम क्या बन गया, एजेंट ऑफ दैट फर्म, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल इज बाउंड बाय अदर, मतलब द एक्ट ऑफ अदर, तो वहां पे प्रिंसिपल कौन बना, जेरी। तो जेरी मतलब जो पार्टनर दूसरे के पार्टनर के एक्शन पे बाइंड हो जा रहा है ऑटोमेटिक, वो प्रिंसिपल, एंड जो पार्टनर एक्शन ले रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, दैट इज एजेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। ये 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हैं ना, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हैं। तो कुछ पार्टनर पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि ये 3:2 रेशो, मतलब 60-40% रहेगा, 4:1 रेशो रहेगा, 80% तेरा और 20% मेरा, 50-50% शेयर रहेगा, ठीक है। ऐसे शेयर जो प्रॉफिट करेगा वो डिसाइड करके रखते हैं। बट सर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, लॉस नहीं, यस लॉस भी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर रहेगा दोनों, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू शेयर द लॉस। मतलब सर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि टॉम
एंड जेरी दोनों पार्टनरशिप चला रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में दूसरा कोई पार्टनर है, मिक्की करके पार्टनर है, वो आना चाहता है, राइट। तो इस केस में मिक्की बोल रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम अपना काम छोड़ के आपके साथ आ रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल मैं लॉसेस बेयर नहीं कर पाऊंगा। तो आपने बोला रुक जाओ, मैं काम को, तुम आ जाओ, बस पैसा लेके आओ, अपना काम लेके आओ, सब लेके आओ, काम वाम बंद करो अपना, सब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि एटलीस्ट साल में 1 लाख रुपए तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, लॉस तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिक्की को गारंटी देगी टॉम ने कि 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा। मतलब क्या होगा, जब लॉस की बात आएगी तो टॉम एंड जेरी लॉस बेयर करेंगे, बट मिक्की का जो शेयर ऑफ लॉस होगा कौन बेयर करेगा, टॉम। तो मिक्की को 1 लाख प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, शुड बी शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। वहां पे एग्रीमेंट होना जरूरी है। इफ नॉट, इट इज नॉट मैंडेटरी टू शेयर द लॉसेस को शेयर ना करना कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट शेयर कर सकते, पर लॉसेस को शेयर करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट में। अब आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब क्या हो रहा है, कोई भी एक्शंस, किसी और पर्सन को लायबल होना, ये सब चीजें इसमें डिस्कस कर लिया है। ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली सब मिलके विद ऑल अदर पार्टनर्स, सब लोग मिलके, या सेवरली टू द पार्टी फॉर ऑल अदर एक्ट्स ऑफ द फर्म, जो भी फर्म ने एक्ट्स लिए दूसरे पार्टीज के अगेंस्ट में या कुछ पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, तो सब लोग मिलके जॉइंटली लायबल हो जाते हैं। दिस इंप्लाइज दैट हिज प्राइवेट एसेट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग। अगर से समझो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म बंद हो रही है, तो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी जो है, बैंक वगैरह से लोन लिया होगा या थर्ड पार्टी से कुछ परचेस किया होगा क्रेडिट पे, उनको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करते टाइम हमारे जो असेट्स है वो कम पड़ रहा है, ठीक है। तो इनके प्राइवेट असेट्स जो घर के हैं, इनके पर्सनल असेट्स को भी, जैसे कार वार हो गए, उनको बेच के इनकी जो थर्ड पार्टीज की लायबिलिटी पे की जाएगी। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड पार्टनरशिप। एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है 12th में, बट सीए में है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या बोला है कि जितना फर्म का असेट्स है उतना ही बेच के हम थर्ड पार्टीज को देंगे, इनके पर्सनल असेट को हाथ नहीं लगाया जाएगा, वो नहीं बेच सकते, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बट फिलहाल आपके इसमें क्या है, नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड, नॉर्मल पार्टनरशिप बताया गया है। चलो अब आते हैं डीड की तरफ। डीड मतलब क्या है, मैंने बताया आपको कि रिटन एग्रीमेंट जो है, क्या है, रिटन एग्रीमेंट को ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं तो पार्टनरशिप नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए वर्बल, नहीं तो ना रिटन को बोला गया एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। तो रिटन एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी, मैंने पहले ही बताया आपको कंपल्सरी नहीं है, बट वेरेवर इट इज इन राइटिंग, राइट, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म, जो डॉक्यूमेंट हमने राइटिंग में लिख के रखे हैं, पूरी डॉक्यूमेंट में पूरे टर्म्स एंड कंडीशन बोला है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। The clauses of partnership deed can be altered में चेंज किया जाएगा with the consent, consent मतलब उनके परमिशन चाहिए, consent of all other partners मतलब सबकी पार्टनर का परमिशन चाहिए, consent चाहिए, सब लोगों ने एग्री करना चाहिए, तो जाके उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकते हो। The deed should be properly drafted, one of the important point चल रहा है अभी, the deed should be properly draft होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट। ये सर क्यों पढ़ा रहे हो, ये नया एक्ट कहां से है, ये आपके एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक एमसीक्यूज था प्रीवियस एग्जाम से आ गया, तो ये बहुत हिडन पॉइंट है मैं बोलूंगा। तो जो पार्टनरशिप डीड है वो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब पार्टनरशिप जो चलेगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलेगी, बट जो हमारी डीड है, पार्टनरशिप डीड जो बना रहे हैं रिटन एग्रीमेंट, वो हम ड्राफ्ट करते हैं, उसके जो प्रोविजंस है किसके हिसाब से होना चाहिए, तो वो स्टैम्प्ड एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रेफरली रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार फर्म, मतलब जो रजिस्ट्रार फर्म होगा उसके साथ रजिस्टर होना चाहिए। अब सर ये डीड के बारे में बताया, डीड में होता क्या है, देखो इस टाइप की डीड दिखती है, स्टैम्प पेपर आता है, स्टार्ट से पूरे टर्म्स एंड कंडीशन, नाम वाम सब आ जाता है। तो क्या क्या आता है सर, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ये सब फर्स्ट पॉइंट में बताया आपको मैंने। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, मतलब कितने पार्टनर से कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, वो सब चीजें बताई जाएगी। कब से बिजनेस स्टार्ट किया, डेट ऑफ कमेंसमेंट, नेचर क्या है बिजनेस का वो भी बताया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, राइट, वो पूरा सब इसमें पार्टनरशिप भी बताया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में, तो फर्म पार्टनर्स को कितना उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगी, वो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया जाएगा। फर्म ने पार्टनर ने फर्म के कैपिटल के अलावा कोई लोन दिया, उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, वो
पार्टनर से कुछ ड्राइंग के पर्सनल पर्पस के लिए, उसके ऊपर फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो पार्टनर को एक्स्ट्रा काम कर रहा है, सैलरी कमीशन कितना दिया जाएगा, एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। Then rights and duties of the partners या liabilities of each partner should be mentioned in the partnership deed। अब सेटलमेंट मतलब डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर का सेटलमेंट कैसे होगा, थर्ड पार्टीज का सेटलमेंट कैसे होगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। और इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, अपने पार्टनरशिप में चेंजेस हो रहे हैं कुछ ऐसे, तो वो कैसे किए जाएगा, उसमें क्या प्रोविजन फॉलो की जाएगी, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है। तो ये पूरा है हम पार्टनरशिप डीड के बारे में, ये पूरी पार्टनरशिप जो रिटर्न एग्रीमेंट होती है उसके बारे में बात की हमने। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना है हमेशा। देखिए, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है या है, क्या बोल रहा हूं मैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले तो है ही नहीं, ठीक है, बनाया ही नहीं, लोगों ने एग्री नहीं किया कुछ उन्होंने, या तो फिर है बोल रहा हूं, मतलब ओरल भी चलेगा एग्रीमेंट, ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, दोनों ही नहीं मैं बोल रहा हूं, ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है, कुछ एग्री नहीं किया, डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। या तो फिर है एग्रीमेंट बट जो क्लॉजेस में बात, जो पॉइंट्स में बात करने वाला हूं वो पॉइंट्स उसमें मेंशन ही नहीं किया, तो क्या करें, तो उसमें आ जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो बताता है कि क्या करना है। तो क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वेयर डज नॉट हैव क्लॉज, मतलब एक तो डीड नहीं है, या तो फिर और वेयर डज नॉट हैव क्लॉजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, जो पॉइंट्स में बात कर रहा हूं यहाँ पे वो नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि अब क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या रेशियो में, किस रेशियो में प्रॉफिट्स या लॉसेस को शेयर करना है वो मेंशन नहीं है, तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं इक्वली करो, बात ही खत्म, ठीक है, सबको सेम ट्रीट करो। अगर से जो रेशियो आपके एग्रीमेंट में मेंशन होगा उसके हिसाब से चलो, नहीं है तो इक्वल, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फर्म में या कोई और पैसा लगाता है फर्म, तो फर्म क्या करती है, उनको इंटरेस्ट देती है, तो सिमिलरली फर्म ने भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं टू द पार्टनर बाय फर्म, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है शुड बी मेंशन इन एग्रीमेंट, अगर से नहीं है तो हम नहीं दे सकते, नॉट पेड, तो मतलब अलाउड नहीं है, पार्टनर नहीं ले सकता इंटरेस्ट, आपने पहले एग्री करना चाहिए था, नहीं तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स मतलब वो प्रॉफिट्स पहले हम विड्रॉ कर रहे हैं, जो 31 मार्च को नॉर्मली प्रॉफिट ड्यू होता है उसको पहले ही विड्रॉ करना फॉर पर्सनल पर्पस, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो अब फर्म के पास राइट क्या है, जो प्रॉफिट 31 मार्च को ड्यू था हम पहले उनको दे रहे हैं, तो जितना जो ड्यूरेशन है जब से प्रॉफिट उसने विड्रॉ किया टिल 31 मार्च तक का हमारे पास राइट है इंटरेस्ट चार्ज करना उसके ऊपर, तो फर्म के लिए हो गया इनकम, तो ये इंटरेस्ट जो चार्ज करेगी तो उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होना चाहिए, नहीं है तो फर्म भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। ये थर्ड पॉइंट। रिम्यूनरेशन मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि सैलरी एंड कमीशन जो देते हैं पार्टनर को, तो अभी क्या है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट के लिए तो साल भर वेट नहीं करेंगे, मंथली सैलरी विड्रॉ करते रहेंगे पार्टनर से, या कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ कुछ पार्टनर को कमीशन दी जाती है सेल बढ़ाने के लिए, तो जो रिम्यूनरेशन या कमीशन परसेंटेज रहेंगे वो भी आपको रेट अपना एग्रीमेंट में मेंशन करना है, नहीं दिया तो अगेन नॉट अलाउड, तो मतलब ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रहे हैं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं, ना रिम्यूनरेशन दे सकते हो। एंड देन आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लोन मतलब बेसिकली जो पार्टनर कैपिटल के अलावा फर्म को पैसा दे रहा है, मतलब एक लोन दे रहा है, कैपिटल भी एक टाइप का इंटरनल लायबिलिटी है, बट इसके अलावा कुछ लोन दे रहा है पार्टनर फर्म को, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर से मेंशन रहा 3% रहे तो 3% कर लेना, अगर एग्रीमेंट में रहा तो 9% रहा तो 9% ले लेना, बट दोनों नहीं है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर से मेंशन नहीं है तो कंपलसरी 6% पर एनम पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अगर से पार्टनर फर्म में लोन दे रहा है अदर देन कैपिटल, उस केस में 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड लास्टली एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर से कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में, तो एडमिट अगर से हो रहा है कोई पार्टनरशिप में पार्टनर, तो सभी पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। अगर से समझो 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर ओके बोले चलो इसमें पार्टनरशिप में एग्री किया, मतलब एडमिट कर सकते हैं इसको पार्टनर को, देन ओके, सॉरी 2 पार्टनर हाँ बोल रहे, तीसरा नहीं बोल रहे, तो यहाँ पे सिंगल पर्सन ने भी मना किया तो आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, ऑल पार्टनर शुड एग्री ऑन दैट, तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री, सबके सब एवरीवन शुड एग्री ऑन दिस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो मैं बताता हूं, देखो
Apart from the above, the Indian Partnership Act specifies that subject to the contract between the partners. मतलब कुछ चीजें ऐसी होगी, अगर से पार्टनर्स में एग्री हो गए, ठीक है, तो तुम मतलब कोई पार्टनर अगर बिजनेस कर रहा है अलग से जाके, राइट, कुछ और चीजें मतलब कोई ट्रांजैक्शन यूज कर रहा है फर्म के या फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके अर्न कर रहा है, पार्टनर्स में एग्री हुआ, देन ओके। बट विदाउट कंसेंट, मैं बोल रहा हूँ विदाउट कंसेंट, उनको कुछ बताया नहीं, चुप चुप के उन्होंने क्या किया, इफ अ पार्टनर अर्न्स एनी प्रॉफिट फर्म्स ट्रांजैक्शन, मतलब फर्म का ट्रांजैक्शन यूज करके पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से फर्म की प्रॉपर्टी जो है किसी और को रेंट पे दे के रखी है, पार्टनरशिप फर्म को बताया नहीं है, उसका जो रेंट आ रहा है वो खुद ही अर्न करते जा रहा है, फर्म नेम या उसके कनेक्शन सप्लायर वगैरह यूज कर रहा है, उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कुछ कमीशन अर्न कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट एंड कमीशन या रेंट होगा विदाउट कंसर्न अगर से पार्टनर यू अपना अर्न कर रहा है, तो वो फर्म जो प्रॉफिट्स है या कमीशन है या जो भी फंड्स आ रहे हैं मतलब रेंट वगैरह हैं, वो ऑटोमेटिक आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। पकड़ में आया तो जल्दी दे दो। या तो फिर फर्म पार्टनर ने क्या किया, सेम बिजनेस कॉम्पिटिशन विद फर्म, मतलब अपने वाइफ या मतलब स्पॉस के नाम से एक बिजनेस ओपन कर दिया, सेम बिजनेस, सेम सप्लायर, सेम कस्टमर्स है इसके, तो कंपटीशन ही क्रिएट कर रहा है उनके साथ, पर विदाउट कंसेंट, या किसी और रिलेटिव के नाम से बिजनेस ओपन कर दिया अलग से, उसमें से जो प्रॉफिट आएगा वो भी आपको फर्म को देना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट कंसेंट है, आप पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं कर सकते हो। सेम बिजनेस क्योंकि आप अपने आइडिया ऑफ पार्टनरशिप फर्म से लिया, उनके कनेक्शन यूज कर रहे हो, उनके सप्लायर यूज कर रहे हो, उनके कस्टमर यूज कर रहे हो, उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, सिर्फ अपना जो प्रॉफिट है पूरा घर पे लेके जा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा। बट इन केसेस में अगर से लॉस आता है तो लॉस आपको अकेले बियर करना पड़ेगा, आप फर्म को लॉस नहीं दे सकते, सिर्फ प्रॉफिट। आपने गलती की है, आप भुगतो, बाकी प्रॉफिट तो हमें देना पड़ेगा, फर्म ऐसा बोलती है, ठीक है। तो ये पूरा था पार्टनरशिप एक्ट या इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट वगैरह क्या होता है वो पूरा बताया था, ठीक है। एक और पॉइंट है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा। तो हमारा था ये फर्स्ट लेक्चर जिसमें पूरा बेसिक कवर किया हमने, ठीक है, जहां से हमने पार्टनरशिप डीड बताई, उसके फीचर्स पूरे डिस्कस किए, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या होता है वो सब हमने डिस्कस किया। अब आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हमारा कुछ और कॉन्सेप्ट हो गए। तो यहाँ पे कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो वहां पे छोटा सा शॉर्ट वीडियो हम लेके आएंगे और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।